सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज सपोजिटरी बेसिस को कि सपोजिटरी बेसिस होते क्या हैं। ओके, तो सपोजिटरी बेसिस हम लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी पूछा भी जाता है, मेनली सेक्शन बी और सेक्शन सी में। कभी कभी कुछ सालों में सेक्शन ए में भी ये पूछा गया है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में सेक्शन बी या सी में ही ये पूछा जाता है। ओके, सो सपोजिटरी बेस समझने से पहले हम लोग को समझना चाहिए कि सपोजिटरी क्या होती है और सपोजिटरी के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो जो सपोजिटरी की वीडियो है, जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के सपोजिटरी का कि क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं और टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज, ये सारी हम लोगों ने डिस्कस किया है पहली वाली वीडियो में। सो अगर आपने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी होंगी तो मेरी आपसे दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि आप वो वाली वीडियो भी देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि सपोजिटरी होती क्या है तो आपको सपोजिटरी बेस समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। सो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो उन वीडियो की लिंक यहाँ पे आपको आई कार्ड में आ रही होगी। ओके, सो हम लोग शुरू करते हैं अपना सपोजिटरी बेसिस को। सो अब हम लोग को पता है कि सपोजिटरी होती क्या है। सपोजिटरी वो चीज़ें होती हैं, वो ड्रग्स होती हैं जो हमारी बॉडी कैविटी, जैसे कि हमारी नोज़ हो गई, ईयर हो गया, यूरेथ्रा हो गया या रेक्टम हो गया, तो वहाँ पे वो हम लोग इंसर्ट करते हैं। ओके, उसे इंसर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि सपोजिटरी का बहुत ही क्विक एक्शन होता है और जैसे ही हम लोग उसे बॉडी कैविटी में इंसर्ट कर देते हैं वो तुरंत अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे देता है और वो काफ़ी देर तक रहता है। अगर हम लोग उसको कोई दवाई देंगे, ड्रग्स देंगे तो शायद धीरे काम करे, लेकिन सपोजिटरी डाल के वो तुरंत काम करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए ये सपोजिटरी के बहुत ही, अब तो ज़्यादा यूज़ नहीं है, पहले होता था। अब सपोजिटरी को हम लोगों ने काफ़ी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस ने इसे टैबलेट से रिप्लेस कर दिया है, लेकिन तब भी हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि सपोजिटरी कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं यूज़ होती है। तो सपोजिटरी समझ ली है, अब समझते हैं कि बेस क्या होता है सपोजिटरी का, क्योंकि सपोजिटरी तो एक तरह का ड्रग है ना, उसका बेस क्या है तो बेस समझते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सपोजिटरी कुछ इस तरह से होती है, सिलेंड्रिकल, कोन, राउंड, ओवल, इस तरह से होती है ना। तो ये तो इसका बेस है, लेकिन जो इसके अंदर दवा होती है, ये जो एपीआई होती है, ये थोड़ी मात्रा में होती है और ये जो इसका बेस है ये इसी को कहते हैं बेस। मतलब कि सपोजिटरी अगर आपको देखें तो आपको एक इतनी सी दिखेगी, लेकिन उसके अंदर दवाई कितनी है, उसके अंदर दवाई थोड़ी सी है। जो एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो थोड़ा ही है, बाद में उसको बेस ने कवर करके रखा हुआ है। उस बेस जैसे पैकिंग होती है ना, जैसे आप घर से मतलब कि बिस्कुट मंगाते हैं तो उसमें होते तो बिस्कुट है, लेकिन उसके बाहर क्या होती है, पैकिंग होती है ना। उस पैकिंग को आप फाड़ देते हैं और तब आप बिस्कुट खाते हैं। वही समझ लीजिए जो पैकिंग है वही हम लोग इसको बेस कह रहे हैं और जो अंदर बिस्कुट है उसी को हम लोग एपीआई कह रहे हैं। बात यही है कि यहाँ पे जो अंदर जो ड्रग है, जो मेन ड्रग है वो एपीआई है, वो अंदर छुपी हुई है और इसको बेस ने कवर करके रखा है। अब जैसे ही आप इसको किसी बॉडी कैविटी में इंसर्ट करेंगे, जैसे कि आपने रेक्टम में इंसर्ट कर दिया, जैसे ही आपने इसको रेक्टम में इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा कि हमारी बॉडी की कुछ पर्टिकुलर हीट होती है, तो वो हीट लेके ये सपोजिटरी जो है ये मेल्ट हो जाएगी और मेल्ट हो जाएगी तो बेस जो है ये पूरी तरह से घुल जाएगा और बचेगा क्या, एपीआई बचेगी। एपीआई अपना वहीं पे रेक्टम में अपना एपीआई काम कर देगी। बेस तो पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, बेस पूरी तरह से मेल्ट हो गया है और अब इसका काम नहीं है, बेस का यही काम था मेल्ट होने का, बेस पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। एपीआई जो अब अपना रिलीज़ हो, क्योंकि बेस तो पूरा मेल्ट हो गया, बचा क्या है, एपीआई बचा। एपीआई अपना एक्शन दे देगा, अपना आराम से जो भी उसका एक्शन हो, एंटीसेप्टिक जो भी हो, वो अपना एक्शन दे देगा। तो समझ सकते हैं कि बेस का काम क्या है। बेस का काम है इसको कैरी करना। बेस का कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, ना ही कोई फार्माकोलॉजिकल या थेरेप्यूटिक कोई रिजेम्बलेंस है, सिर्फ और सिर्फ एपीआई का ही है और एपीआई को कवर कर रखा है बेस ने, और बेस जैसे ही बॉडी में जाएगा वो मेल्ट हो जाएगा, है ना। तो एपीआई के बारे में तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो तो आगे के है। आज हम लोग बात करेंगे बेस की, ये बेस कौन सा होना चाहिए, क्योंकि कई तरह के बेस ऐसे आते हैं। अगर आपने कोई ऐसा बेस लिया जो बॉडी कैविटी में मेल्ट ही नहीं हो रहा है तो ये एपीआई रिलीज़ ही नहीं होगी, तो सपोजिटरी किसी काम ही की नहीं है। अगर आपने ये बेस ले लिया कि वो थोड़ी सी इरिटेशन कॉज करती है, अगर रेक्टम में आपने सपोजिटरी डाल दी और बेस कर रहा है इरिटेशन, तो कितनी दिक्कत होगी, है ना।
तो हम लोग को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि बेस जो है हमारा वो सही यूज़ हो। अगर बेस सही यूज़ नहीं हुआ है तो दिक्कत हो जाती है पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी। तो इसी बेस के बारे में हम लोग इसके सब टाइप्स पढ़ेंगे। सो अभी तो हम लोग बेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि बेस की इन जनरल डेफिनेशन क्या है। ओके, तो पढ़ते हैं। सपोजिटरी बेसिस आर नीडेड टू प्रिपेयर सपोजिटरीज। तो सपोजिटरी बेसिस को हम लोग यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर सपोजिटरीज, क्योंकि सपोजिटरी बेस ही नहीं होगा तो सपोजिटरी बनेगी कहाँ से। ओके, इन दैम द मेन मेडिकामेंट मीन्स कि जो दवाई जो हमें सही करेगी, ब्रैकेट में API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज़ डिज़ोल्व। तो इसमें बेस में क्या होता है, जो मैंने बताया आपको कि जो API होती है वो बेस के अंदर डिज़ोल्व कर दी जाती है। ओके, एंड जैसे ही उसको इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए आपने रेक्टम में इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा, दे गेट मेल्टेड इन द बॉडी टेम्परेचर। तो वो जैसे ही आपने रेक्टम में डाली, बेस क्या है तुरंत मेल्ट हो जाएगा। एंड रिलीज द मेडिकामेंट, और जो अपना मेडिकामेंट है वो रिलीज़ कर देगा। ठीक है, दे गिव शेप एंड फर्मनेस टू द सपोजिटरी, और शेप भी देता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बेस जो है वो एक पर्टिकुलर शेप देता है। अगर कोई बेस ही ना हो, हमने क्या बताया था सपोजिटरी किस बेस शेप में होती है, इन जनरल ऐसी शेप में होती है। तो इस शेप को कौन फिमनेस कौन करेगा, इसकी जो कठोरता ही कौन देखेगा, बेस देखेगा। बेस इसको एक पर्टिकुलर शेप दे देगा, एक पर्टिकुलर फिमनेस दे देगा, है ना। सो ये है बेस की 4 पॉइंट्स की बेस होता है क्या, सपोजिटरी बेस होता क्या है। ओके, सो अब पढ़ते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज़ कि बेस कैसा होना चाहिए। आइडियल प्रॉपर्टीज़ का अगर हिंदी में मतलब निकालें तो बेस कैसा होना चाहिए, हमें कैसा बेस चाहिए। ठीक है, तो बेस हमें कैसा चाहिए, पढ़ते हैं। इट शुड मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। सो बेस की सबसे पहली पॉइंट तो यही होगा भाई कि जो बेस जो भी आप लें उसको बॉडी टेम्परेचर में मेल्ट हो जाना चाहिए। अगर आपने सपोजिटरी रेक्टम में इंसर्ट कर दी, इंसर्ट करने के बाद वो मेल्ट ही नहीं हो रही है तो किस बात की सपोजिटरी, वो तो फिर लगी रहेगी, फिर तो बहुत दिक्कत करेगी, है ना। इसलिए इसका ज़रूरी है कि वो मेल्ट हो जाए। मेल्ट होगी तुरंत अपना मेडिकामेंट रिलीज़ कर दे और काम करना शुरू कर दे, तो वो उसको मेल्ट होना ज़रूरी है। ओके, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। अगर टॉक्सिसिटी है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर दे रहते हैं वो सपोजिटरी फ़ायदे के लिए और उसने कर दिया उल्टा नुकसान। टॉक्सिक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वो सपोजिटरी, जो बेस है सपोजिटरी का वो बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। एंड नॉन इरिटेंट, और इरिटेंट भी नहीं होनी चाहिए। इरिटेंट मीन्स जो इरिटेशन कॉज करता है, तो सपोजिटरी बेस को कोई भी इरिटेशन कॉज नहीं करना चाहिए। जैसे ही वो रेक्टम में इंसर्ट हो ऐसा लगे कि कुछ गया ही नहीं है अंदर, ऐसा ही होना चाहिए। जैसे आप सपोजिटरी रेक्टम में इंसर्ट करें ऐसा पेशेंट को लगे कि कुछ हुआ ही नहीं है ना, वो होता है बेस्ट सपोजिटरी बेस, जो बिल्कुल कोई भी इरिटेशन कॉज नहीं कर रहा है, कोई भी नॉन टॉक्सिक नहीं है। ओके, इट शुड बी केमिकली स्टेबल। केमिकली स्टेबल का मतलब क्या है, अब दोस्तों जब आप सपोजिटरी बनाएंगे फैक्ट्री में, जब सपोजिटरी आपने बना ली, जैसे ये आपने फैक्ट्री में सपोजिटरी बना ली, अब तुरंत तो बिक नहीं जाती है, इसको आप पैक करेंगे, पैक करके मेडिकल स्टोर में भेजेंगे। मेडिकल स्टोर में करीब 6 महीने तक ये रखी रही, 6 महीने तक रखी रही। उसके बाद कस्टमर आया, फिर इसको ले गया, है ना। अब देखिए 6 महीने का टाइम है, अगर इस 6 महीने के टाइम में अगर इसके अंदर कोई डिग्रेडेशन हो गया हो, तो अगर ये केमिकली स्टेबल नहीं है तो 6 महीने के अंदर ये ख़राब हो जाएगी, तो कस्टमर ख़रीदेगा ही नहीं, तो ऐसे तो लॉस हो जाएगा। तो सपोजिटरी के ज़रूरी है कि ये केमिकली स्टेबल होनी चाहिए, बिल्कुल स्टेबल, कि जैसा स्टेबल का मतलब है कि जैसी पहली थी वैसी ही बाद में बने रहे। जैसे आपने फैक्ट्री से निकाला था वही सेम कंपोजिशन हमको 6 महीने बाद मिले, तभी उसे कहेंगे स्टेबल। अगर वो अनस्टेबल है तो भाई उसका कोई काम ही नहीं, क्योंकि भाई फैक्ट्री से निकलने के तुरंत बाद थोड़ी ना सपोजिटरी बिकने लगती है, टाइम लगता है सपोजिटरी बिकने को, है ना। तो वो केमिकली स्टेबल होनी चाहिए और वो उसे अपना केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करना चाहिए। जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो भी उसका पीएच है वो मेंटेन होना चाहिए। उसके लिए हम लोग कई सारी चीज़ें डालते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। ओके, अभी आपको समझिए कि ये केमिकली स्टेबल होना चाहिए। इट शुड बी कंपैटिबल विद लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स। कंपैटिबल विद लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स मतलब कि क्या है कि अगर आप सोचें कि ये आपकी सपोजिटरी है, मान लीजिए ये आपकी सपोजिटरी है, ये मैंने कोई बेस लिया, पर्टिकुलर बेस लिया, मुझे इसके अंदर डालनी थी API थी, मैंने इस सपोजिटरी में इसको डिज़ोल्व कर दिया, है ना, और यहाँ पे API आ गई। अगर अब क्या होगा कि अगर ये सपोजिटरी का बेस इस API के साथ कोई रिएक्शन कर दे, और अगर इसने रिएक्शन कर दिया इस API के साथ, तो API के तो केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाएगी, है ना। और अगर उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गई तो उसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो भी चला जाएगा,
वो काम फ़ायदा ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये है कि एपीआई और बेस को बिल्कुल एक दूसरे के बीच में बिल्कुल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। एपीआई अपनी अलग जगह बनी रहे, बेस अपना अलग जगह बनी रहे। भले ये दोनों साथ में हैं, सपोजिटरी में दोनों साथ में, लेकिन इन दोनों के बीच कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। इसी को कहते हैं कंपैटिबिलिटी, कि ये कंपैटिबल है। बेस और एपीआई एक दूसरे के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। जब करेगा नहीं रिएक्शन तो एपीआई वैसी की वैसी बनी रहेगी और वो हमें फ़ायदा कर जाएगी। इसी कहते हैं कंपैटिबल। अब कुछ होते हैं बेसिस होते हैं जो एपीआई के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ होते हैं ऐसे, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे होते हैं तो उनके लिए हम लोग अलग उसका कोई टेक्निक यूज़ करते हैं, कोई और ऐसा कोई प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि हम लोग इसको रोक सकें, है ना। उसके लिए हम लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं। लेकिन आइडियली हम लोग ये मानते हैं कि भैया हमको ऐसा बेस चाहिए जो एपीआई के साथ बिल्कुल रिएक्ट ना करे। ओके, तो यही लिखा है, इट शुड बी कंपैटिबल। कंपैटिबल मीन्स उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करनी चाहिए उसको, विथ लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स। मीन्स कई सारे ड्रग्स के साथ उसे किसी भी ड्रग के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। ओके, देन फिफ्थ, इट शुड रिलीज द मेडिकामेंट ईजिली। मतलब कि जो मेडिकामेंट है वो तुरंत रिलीज़ हो जाए। जो इसके अंदर मैंने एपीआई भरा है वो जैसे ही मेल्ट हो तुरंत ये एपीआई अपना काम करना शुरू कर दें, इंतज़ार ना करे। बिल्कुल अपना जैसे ही आपने सपोजिटरी इंसर्ट करी, विद इन मिनट्स वो मेल्ट हो गई और विद इन मिनट्स मेल्ट होके एपीआई रिलीज़ हो गया और विद इन सेकेंड्स आपको वो अपना काम करना शुरू कर दिया। टाइम ही लगना चाहिए, क्योंकि सपोजिटरी का मेन फंक्शन यही है कि वो क्विक काम करती है। सपोजिटरी की इसलिए तो हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हमें देर में काम करना होता तो हम ड्रग्स दे देते ना, ड्रग्स दे देते। हम सपोजिटरी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो तुरंत काम करती है। इसलिए जो हमारी सपोजिटरी बेस है उसको जो मेडिकामेंट है उसे तुरंत रिलीज़ करना चाहिए, उसे टाइम नहीं लेना चाहिए। तो ये थे इसके 5 पॉइंट्स जो आइडियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, इट शुड मेल्ट, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, इट शुड बी केमिकली स्टेबल, इट शुड बी कंपैटिबल, इट शुड रिलीज द मेडिकामेंट ईजिली। सो ये 5 जो पॉइंट्स हैं ये हर आइडियल प्रॉपर्टीज़ हैं और हर सपोजिटरी बेस को फॉलो करने पड़ेंगे, तभी हम लोग उस सपोजिटरी बेस को यूज़ कर सकते हैं ड्रग्स बनाने में। अगर इसमें से कोई पॉइंट फॉलो नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, उसे कहते हैं कि इससे तो सपोजिटरी नहीं बनाएंगे, कोई दूसरा ले आओ, है ना। क्योंकि अगर इससे बना दी तो पेशेंट को भी दिक्कत होगी और डॉक्टर को भी दिक्कत होगी। तो इसीलिए ये 5 प्रॉपर्टीज़ हम लोग बहुत ध्यान से रखते हैं। तो ये था दोस्तों सपोजिटरी बेस का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सपोजिटरी बेस, कि कितने टाइप्स के होते हैं। फैटी एसिड होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं और इमल्सिफाइंग होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो कीप स्टडिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।